हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अमित कुकरेती। हमारी जो सीपीओ की सीरीज चल रही है उसके अगले क्रम में जो आपके पास आज की क्लास होगी वो आपका जो सीपीओ का 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आज जो डील करेंगे वो पहले 25 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रखा गया है और पहला क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। और आपको इसमें क्या कहा गया, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसने कहा गया ए बी सी डी और ई। ए का मतलब हो गया प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब इनटू, डी का मतलब डिवाइड और ई का मतलब आपके पास इक्वल टू। अगर आप इन साइन को दिए गए ऑप्शन में इसी सीक्वेंस में रखेंगे, यानी जहां ए का मतलब जो दिया गया आपने वो रखना है, बी को जो दिया गया वो रखना है, तो फिर आपको बताना है इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा, यानी आपको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकंड का समय है एक बार चीजों को लगाना कि क्या आपके पास यहां पर आंसर बन रहा है। आपने ए बी सी डी ई की जगह इन सीक्वेंसों को इसी क्रम में भरना है और फिर आपने सेटिस्फाइड करना है कि आंसर कौन सा होगा। और आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि आपने सबसे पहले जो फोकस करना है वो डिवाइड पे करना है, कि जहां पे डिवाइड को रखने से आपका नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उन्हीं चीजों को एक बार चेक करेंगे। अच्छा, हमको पता है कि डी का मतलब क्या है, डिवाइड है, और अगर डी का मतलब डिवाइड है तो यहां पे देखेंगे अगर हम 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड, यहां पे अगर हम डिवाइड रखते हैं यहां पे डिवाइड रखते हैं, तो सारी ही चीजें आपकी सेटिस्फाइड होती जा रही है, यानी कोई भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब एग्जाम में क्या करें, जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपकी चीजें बन रही हैं तो फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको क्या करना होता है, चीजों को फिर आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा ए बी सी डी का मतलब ये दिया गया, तो अब आपने क्या करना है, कोई भी रैंडमली ऑप्शन उठाएगा और उन चीजों को आप रखेगा, तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्योंकि डिवाइड से जो ऑप्शन है आपके एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। अब एकमात्र तरीका यही है कि हमें ऑप्शनों को चेक करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो इस प्रश्न में अगर आप देखें और ऑप्शन अगर आप फोर्थ को देखें, तो एक बार फोर्थ में इन चीजों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। 4, ए का मतलब आपके पास दिया गया प्लस, तो यहां पर प्लस रख देंगे। ऑप्शन 4 को चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 9 दिया गया, 9 के बाद फिर सी, सी का मतलब आपके पास क्या दिया गया, सी का मतलब है आपके पास ए बी सी, सी का मतलब क्या है इनटू, तो यहां पे लगा लेंगे इनटू, फिर रखेंगे 6। नेक्स्ट देखिएगा डी लिखा गया और डी का मतलब हमें पता है क्या दिया गया है, डिवाइड, फिर दिया गया 2। ई का मतलब देखना, ई का मतलब क्या है आपके पास, इक्वल टू, तो यहां पे इक्वल टू रखेंगे ई की जगह, फिर दिया गया 40। बी का मतलब आपको पता है, बी का मतलब है माइनस, और यहां पे रखेंगे कितना, 9। अगर आप 40 में से 9 घटाते हैं तो आपके पास इक्वल टू के उधर कितना बचा, आपके पास बचा यहां 31। बाकी इन चीजों को देखते हैं कि या लेफ्ट में चीजें सेटिस्फाइड कर पाती हैं नहीं। ये कितना आएगा, 4 + 9 × ये कितना आएगा, 3 आएगा। आपको पता है 4 + 27, 4 + 27 कितना होता है, 31, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो इक्वेशन आपके पास वैल्यू है वो दोनों मैच कर रही हैं। इसका मतलब आपके पास इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा। और इसकी वजह आपके पास इस तरीके से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो सेटिस्फाइड कर गई, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। अब एग्जाम में ऐसे जब प्रश्न बन जाता है तो आपने डिवाइड पे फोकस करना है, लेकिन जब हमने शुरुआत में डिवाइड को देखा तो क्या पता चला कि आपके डिवाइड से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, तो फिर आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एक इसमें देखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास एनालॉगी का दिया गया, और एनालॉगी में क्या प्रश्न दिया गया, कुश्ती का रिलेशन किसी तरीके से अखाड़े से है, यानी रेसलिंग बिलोंग्स टू एरेना। तो आपको पूछा गया आइस स्केटिंग। अब आपको पता है कि कुश्ती जो होता है वो अखाड़े में खेला जाता है, तो ये भी आपको जाहिर से पता होगा कि आइस स्केटिंग हमेशा कहाँ खेला जाता है, आइस स्केटिंग जो होता है वो होता है रिंक पर। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी बेहद आसान है। रिलेशन क्या बना, रेसलिंग खेला जाता है, कुश्ती खेली जाती है अखाड़े में, तो फिर आपका आइस स्केटिंग कहाँ खेला जाता है, रिंक में। तो आपका ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है वो दिया गया है आपके पास नंबर एनालॉगी से। किसी तरीके से 142 का रिलेशन 108 से है, उसी तरीके से 169 का रिलेशन 135 से है। तो आपको पूछा गया 185 का रिलेशन
कौन से नंबर से होगा। एक बार इसको ट्राई करना आप कि आपके पास आंसर इसमें कितना बन रहा। देखो आपको एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन अब मिलता हुआ चला जाएगा, और कई बार क्या होता है कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आपके पास आसान लॉजिक में आते हैं, कई बार थोड़ा समय लग जाता है। करने का तरीका क्या है, देखो अगर आप 142 108 देखें तो ट्रिपल डिजिट तो आसपास ही नंबर हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं कि 142 और 108 का रिलेशन, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो अगर आप देखें 142 और 108 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, -34 का। यानी अब अगर आप 142 में से 34 घटाते हो तो आपको कितना मिलेगा, 108। यहां भी देखते हैं कि क्या यहां 34 का रिलेशन है। तो देखो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3, बिल्कुल यहां भी कितने का रिलेशन है, -34 का। इसका मतलब अगला जो होगा इसमें भी कितने का रिलेशन होना चाहिए, -34 का। कि अगर आप 185 में से 185 में से 34 को कम करते हैं तो क्या बनेगा, 5 में से 4 गया 1, यानी आपके पास वह ऑप्शन होना चाहिए जिसकी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि सभी की यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग है, तो फिर ये प्रश्न हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए और आसान हो गया। तो इस वाले प्रश्न के लिए आपके पास जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए पहला। ठीक है, तो ये था इसमें आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास पूछा गया है पेपर कटिंग और फोल्डिंग से, और ये पेपर कटिंग फोल्डिंग में भी एग्जैक्टली पेपर कटिंग से है कि अगर आपका पेपर इस तरीके से टर्न होता गया, उसके बाद जब ये खुलेगा तो दिए गए ऑप्शन में से ये कौन से ऑप्शन की तरह आपको प्रतीत होगा। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आंसर लगाना 30 सेकंड का आपके पास समय है। फिर देखते हैं कि इसके पास आपके लिए सही आंसर होना क्या चाहिए और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इसको। देखो आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग में ये जाहिर सा पता होगा कि जैसे जैसे आपका पेपर फोल्ड होता जाता है खुलता भी उसी तरीके से है। अगर हम पहले में देखें तो आपका पेपर नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, दूसरे में देखेंगे जब ये नीचे फोल्ड हुआ तो आपके पास केवल, देखो पहले पेपर आपके पास कंप्लीटली था, जब इसको नीचे यहाँ के लिए टर्न किया गया तो आपके पास केवल इतना ही डायग्राम, इतना पेपर बचा। अब इस पेपर में भी क्या किया गया, इसको यहाँ से यहाँ फोल्ड किया इसने, और जब यहाँ इस तरीके से फोल्ड किया तो आपके पास केवल यही वाला हिस्सा बचा, और इस हिस्से में भी इसने कुछ कट लगाए। और जब ये कट खुलेगा तो किस तरीके से खुलेगा आपको पता है, अगर जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अब आपका पेपर पहले नीचे को खुलेगा, और जब पेपर नीचे को खुलता है तो आपको पता है ये वाला जो एरिया है अब आपका मिरर इमेज की तरह वर्क करता है। यानी इस सर्कल का यहाँ पे बनेगा, ये वाला हिस्सा आपका थोड़ा सा आगे जाएगा इस तरीके से, और जब ये इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पे कुछ किस तरीके का, देखो इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये कंप्लीटली बनेगा, तो फिर ये कुछ तरीके से दिखाई देगा आपको, लगभग इस तरीके से ये नजर आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये वाले का मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इतना सा इसने बनना है। अभी जब इस पेपर को हम इस तरीके से, यानी जब यहाँ फोल्ड करेंगे, यहां से समझ में आया, यानी जब ये इस तरीके से फोल्ड हुआ तो ये हुआ। अगला देखो ये वाला जो सर्कल यहां पर है, जब ये इस तरफ खुलेगा तो आपको पता है इसने नीचे की तरफ आना है, तो यहां पर भी आपका एक सर्कल बनेगा। एक सर्कल बनने के बाद फिर यहां पे आपके पास एक हिस्सा ये वाला, इस वाले का भी तो इमेज बनेगा यहां पे, जो ये वाला डायग्राम है, और इसका इमेज आपको किस तरीके से लगभग दिखाई देना चाहिए, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देना चाहिए ऐसे। और ये वाला जो सर्कल है इसका यहां पे बन चुका है। अब क्या होता है, ये वाले ने पूरा ऊपर की तरफ फोल्ड होना है, तो अब ये पूरा का पूरा जो यहां दिखाई दे रहा है मिरर इमेज की तरह, मिरर इमेज की तरह यहां पे आपको एक सर्कल नजर आएगा। ये वाला आपका कंप्लीटली बनेगा, तो ये जब कंप्लीटली बनेगा तो ये किस तरीके से बनेगा, आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे, और एक हल्का सा ऐसे स्लांट आएगा इसमें। ये वाला यहां पर बनेगा, ये वाला यहां पर बनेगा, इसी तरीके से ये वाला भी हिस्सा कंप्लीट होगा आपका, कुछ इस तरीके से नजर आना चाहिए ये सर्कल यहां पे। हालांकि जब ये पोर्शन इस तरफ खुलेगा तो तब भी आपका कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अब इतने हिस्से में देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 सर्कल आने चाहिए, इसमें केवल एक ही सर्कल दिया है। अब आगे जब आप देखेंगे तो ये हिस्सा जब आपका पूरा का पूरा इस तरफ खुलेगा तो आपका क्या होगा,
ये वाला अब मिरर इमेज की तरह काम करेगा। तो ये जो दो सर्कल हैं आपको ये दो सर्कल यहाँ पे दिखाई देंगे, ये वाला जो हिस्सा है आपको यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये नजर आना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारे पास ऐसा वाला डायग्राम हूबहू कहाँ पे नजर आया। तो ये अभी आपके पास जो नजर आया कहाँ पे नजर आया, देखो ऑप्शन फर्स्ट में। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर बनना चाहिए वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप एक बार और ट्राई जरूर करना, मैं क्लियर कर देता हूं इसको, केवल इसमें ऑप्शन रखता हूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न में। पांचवा जो प्रश्न दिया गया आपको वो दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। एक बार पढ़िए, क्या आपको लगता है आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का समय है तो इसको ट्राई करना एक बार। चलिए समझते हैं। इसने कहा किसी सर्टेन लैंग्वेज में ये जो दिया गया ASIA, इसका जो कोड है वो दिया गया ZHRZ। आपको क्या पता चला, जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, एज इट इज मैच नहीं कर रहे, कुछ मैच कर भी जाएंगे। और आयरलैंड दूसरा वाला देखेंगे, आपको पूछा गया IRELAND। आयरलैंड का जो कोड है वो आपको यहाँ पर क्या दिया गया, इसको लिखिएगा RIBOZM और यहाँ पे क्या है W। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन रखें तो आप देखेंगे A का जो अपोजिट लेटर होता है, A का अपोजिट क्या होता है आपके पास, Z होता है। S का अपोजिट क्या होता है, H। I का अपोजिट R, A का अपोजिट Z। यहाँ पे भी कंफर्म कर लीजिएगा, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V। यानी इसमें जो कोडिंग है उसमें जो कोड लग रहा है आपके पास, बेसिकली जो कोड लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट लेटर का। तो फिर आपको पूछा गया कि बताओ नॉर्वे का क्या होगा, तो आपको पता है N का अपोजिट क्या होता है M, O का अपोजिट क्या होता है L। तो आपके पास वही ऑप्शन सही होगा जिसके पहले दो एलिमेंट M और L होंगे। तो वो आपको एज इट इज M और L कहां पे मिला, केवल ऑप्शन नंबर 2 पर। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दूसरा वाला होगा। और लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, कोडिंग का चल रहा है, कौन सा वाला, अपोजिट लेटर। ठीक है, तो आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, तभी जाके इन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे, वरना एग्जाम में क्या होगा, आप प्लस माइनस करते रह जाएंगे और आधा समय उसी में बर्बाद हो जाएगा। तो आप अपोजिट लेटर याद रखिएगा तो आपके पास आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 30 सेकंड का समय है, ट्राई कीजिएगा इसको, क्या इसमें आंसर आना चाहिए। आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट से है, एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको सॉल्व करें एक बार। सिटिंग अरेंजमेंट का है तो लगाइए क्या आंसर आना चाहिए, प्रश्न क्या पूछा गया वो सारी चीजें देखिए। प्रश्न आपको पूछा गया कनक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ कनक। देखो आपके पास आगे जितने भी एग्जाम लाइन अप है ना, उन सब के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप देखें तो अभी आप एसएससी के पेपर अब आपके शुरू होंगे मई जून से, तो वहां के लिए भी आपकी चीजें फ्रूटफुल है। आपका एसआई का एग्जाम है, उत्तराखंड एसआई का, तो वहां भी ये चीजें वर्क करेंगी, क्योंकि आपके पास सेम टू सेम सिलेबस एज इट इज वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस का फर्क पड़ेगा पेपर का डिफिकल्टी लेवल का। और ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है जो आपके सामने दिया गया है, आसान सा है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा कि आपके अनुसार आंसर क्या आना चाहिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा इसको, 6 लोग हैं, सभी के सभी सर्कल में बैठे हुए हैं, सभी की जो फेसिंग है वो सेंटर की ओर है। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। क्या कहा गया इसमें, कनक थर्ड टू द राइट ऑफ सोना। जहां पे भी सोना है, सोना के राइट में 1 2 3 कौन बैठा या बैठी है, कनक बैठी है। आगे देखना, कपिल इमीडिएट नेबर ऑफ मानी। कपिल और मानी को बिठा नहीं सकते अभी क्योंकि है नहीं। गोल्डी सेकंड राइट ऑफ मानी, मानी के राइट में सेकंड गोल्डी है, अभी नहीं बिठा सकते। सोना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कपिल एंड सुरेश। सोना जो है इमीडिएट नेबर है किसकी, कपिल और सुरेश की। इसका मतलब अब आपकी पॉसिबिलिटी में जा रहा है, तो आप जल्दी से क्या कर लीजिएगा, एक और पॉसिबिलिटी में मूव हो जाएगा। हमने यहाँ पे कनक को बिठाया था और इस पोजीशन में हमने सोना को बिठाया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन आपके पास दिया गया कि जो सोना है वो क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, या किसकी, कपिल और सुरेश की। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कपिल को यहाँ पे रखेंगे
और दूसरे में यहां पर किसको रखेंगे, सुरेश को, क्योंकि जो सोना है कपिल और सुरेश की पड़ोसी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कपिल और सुरेश एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में है। तो दूसरे में क्या होगा, हम यहां पर इस जगह पे रखेंगे सुरेश को और इस जगह पर हम किसको रखेंगे, कपिल को। आगे देखना, कपिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ मानी, कपिल इमीडिएट नेबर है मानी का। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में आपका जो मानी है या मनी है वो इसी जगह पे बैठेगी, और इस वाली पॉसिबिलिटी में मणि को यहीं पे बैठना पड़ेगा क्योंकि कपिल मणि का इमीडिएट नेबर है। आगे देखना, गोल्डी सेकंड राइट ऑफ मणि, मणि के राइट में सेकंड 1 2, यहां पे किसको आना चाहिए, गोल्डी को आना चाहिए। मणि के राइट में सेकंड, तो मणि का राइट यहां पे सेकंड कौन है, ये वाली पोजीशन है, और चूंकि ये जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पहले से भरी हुई है, तो ये आंसर आपका नहीं बनेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। प्रश्न क्या पूछा गया था, कनक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो देखो कनक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो कनक चूंकि अंदर की ओर देख रही है, सभी लोग अंदर देख रहे हैं और कनक भी अंदर ही है, तो कनक के बाईं ओर दूसरा कौन बैठेगा, कपिल को ही आना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 4। और हार्डली इसमें जो आपको समय लगेगा वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 सेकंड के अराउंड ये आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को साथ साथ में जरूर लगाते रहेगा तभी फ्रूटफुल होगा। रीजनिंग आने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजें बना पाते हैं। रीजनिंग आने का मतलब आपका ये समझेगा जब आप उसको कम से कम समय में बना पाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ज्यादा हैं, समय कम होता है, तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको चीजें बनानी पड़ेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन से आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा गया और प्रश्न ये पूछा गया, हाउ मच डिस्टेंस ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। क्वेश्चन को लगाएगा, समय जरूर चेक करना आपको टाइम कितना लग रहा है, तो क्वेश्चन को करिएगा एक बार, फिर देखते हैं 30 सेकंड बाद इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अब इस प्रश्न में जब आप चीजों को बनाएंगे तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है और किस तरीके से ये आपका चलना चाहिए उसको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ इसको, ताकि सॉल्विंग के लिए जगह बचे। क्या कहा गया, अ मैन स्टैंडिंग इन द पार्क फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी पार्क में बैठा हुआ है और नॉर्थ की ओर फेसिंग है। आपको पता है नॉर्थ इस तरफ होता है। ही टर्न 90 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट। अब उसने कहा वो जो है 90 डिग्री लेफ्ट में टर्न होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब कोई आदमी नॉर्थ में देख रहा है और वो लेफ्ट में टर्न होगा 90 डिग्री, यानी उसकी फेसिंग कहाँ हो जाएगी, उसकी फेसिंग हो जाएगी वेस्ट में। यही तो कहा गया, स्टैंडिंग इन द पार्क फेसिंग नॉर्थ ही टर्न टू 90 डिग्री टूवर्ड्स द लेफ्ट। चलिए, एंड वॉक 40 किलोमीटर, यानी जब हमने इसको इस तरफ चलाया तो ये कितना चला एक्चुअल में, इधर 40 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, जब 40 किलोमीटर चला, ही अगेन टेक अ 90 डिग्री टर्न टूवर्ड्स द राइट, फिर वो 90 डिग्री राइट में मुड़ गया। 90 डिग्री राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जब ये 90 डिग्री, देखो यहां पे था, ये फेसिंग इधर थी, चलना इधर शुरू किया। अब 90 डिग्री जब राइट साइड में घूमेगा तो आपको पता है ये वेस्ट की ओर देख रहा है, तो इसकी फेसिंग अब फिर कहां को हो जाएगी, नॉर्थ को। और जब नॉर्थ को होगा तो कहा गया ये 50 चलता है ऊपर की तरफ, और अगर 50 चलेगा तो आपको पता है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी पहले, अभी हमें पता नहीं, यहां 40 गया, हमने इसको ऊपर कितना चलाया, यहां पे 50 चलाया। अब आगे देखना क्या कहा गया, ही टेक नेक्स्ट 90 डिग्री टर्न टूवर्ड्स द राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री राइट में टर्न हुआ। 90 डिग्री राइट में टर्न होने का मतलब है उसकी फेसिंग ईस्ट को हो गई, और कितना चला, 60 मीटर। हमें पता है ये 40 है तो ये भी 40 होगा, इसको 20 और चलाना पड़ेगा। हम यहाँ पे पहुंचाए इसको 60 मीटर या किलोमीटर चला। लास्टली अंत में 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट में टर्न लेगा तो इस तरीके से साउथ में फेसिंग हो जाएगी, और 50 किलोमीटर चला। 50 किलोमीटर चलने का मतलब है एग्जैक्ट यहीं पे पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है ये वाली डिस्टेंस आपके पास 50 है, तो ये भी क्या होगी, 50 होगी, और यहां पर ये पहुंच चुका है। अच्छा, यहां उस व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका फाइनल पॉइंट था।
प्रश्न क्या पूछा गया, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कितनी दूर है, तो ये 20 होगा, क्योंकि आपके पास यहां भी कितना है, 20 है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास आंसर बनना चाहिए वो बनेगा आपके पास ऑप्शन 4, कि ऑप्शन 4 ही आपका राइट आंसर होगा। यानी वह अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यूनिट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये था इस प्रश्न के लिए आपके पास सॉल्यूशन। और आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री जब घुमा तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो आपके पास 8वां क्वेश्चन है और ये आपको दिया गया है फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से। एक बार इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखो इसने कहा प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब इनटू और सो ऑन आगे दिया गया। तो कहा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, बड़ा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इनटू का मतलब डिवाइड होता है, तो इनटू का मतलब डिवाइड, मतलब हम यहाँ पे डिवाइड को फिल कर लेते हैं कि यहाँ इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, कहा गया डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का जो मतलब था, माइनस का जो मतलब था वो इनटू था, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इनटू। साथ साथ में क्वेश्चन बनाते रहना। प्लस का मतलब है माइनस, तो प्लस का मतलब हम माइनस रख देंगे। अब आपको पता है केवल बॉडमास के रूल से काम करना होता है। तो 4 का डिवाइड कितनी बार होगा, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 31 आएगा। फिर प्लस 13 इंटू 3, क्योंकि 13 और 3 के बीच में इंटू का निशान है, तो सबसे पहले आप इंटू को ही करना पड़ेगा। 13 तियां 39, माइनस कितना आएगा, 36 आएगा। अब देखो 31 प्लस 39 और 36 का डिफरेंस कितना होता है, 3। अब 31 में 3 जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा आंसर, 34। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, जिसको आप बच्चों वाला प्रश्न कह सकते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास सही आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये प्रश्न किस तरीके से करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास 9वां और ये दिया गया है स्लोलिज्म से। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इन चीजों को सीखा हुआ है कि आंसर यहाँ क्या बनना चाहिए। एक बार इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है। देखो हिंदी में इसलिए नहीं रखा है इस चीज को, क्योंकि आपके पास फिर स्लाइड बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और ज्यादा फॉन्ट होते हैं, तो फिर फॉन्ट का साइज छोटा करना पड़ता है, दिखाई नहीं देता। एक बार ट्राई करना, इसको क्या आएगा, ऑल कार आर व्हीकल्स, जितनी भी कार हैं वो क्या हैं आपके पास, व्हीकल हैं। ऑल व्हीकल्स आर ट्रक, सभी के सभी जो व्हीकल्स हैं वो क्या हैं आपके पास, ट्रक। पहला क्या पूछा गया, ऑल कार आर ट्रक्स, कहता है कि सभी कार ट्रक हैं। क्या सभी कार ट्रक हैं, बिल्कुल है, तो पहला क्या होगा, सही होगा। दूसरा, ऑल ट्रक आर व्हीकल, कहता है कि जितने भी ट्रक हैं वो व्हीकल हैं, तो सारे ट्रक व्हीकल नहीं हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन 3 ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा एक बार, इसको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है नंबर सीरीज से। एक बार इसको देखिएगा, क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए। नंबर सीरीज को देखें, क्या लगता है आपको के पास कि क्या होना चाहिए इसमें। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, ट्राई कीजिए इसको एक बार। चलिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें और नंबरों का सीक्वेंस वाइज अगर आप चेक करेंगे, तो सबसे पहले नंबरों में बहुत ज़्यादा आपके पास अंतर नहीं है। और अगर नंबरों में अंतर नहीं है तो फिर आपको पता है सबसे बेसिक जो अप्रोच हमारे पास होता है इसमें वो यह होता है कि हम इन नंबरों के बीच के अंतराल को निकालें। तो एक बार देखिए, अगर आप 352 और 326 के बीच में कितने का अंतर है, तो देखो देखो क्या आएगा इतना अंतर। 352 और 326 के बीच में 26 का अंतर है।
इन दो नंबरों के बीच का अंतर देखिएगा कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 हो गया, है ना, 12 में से 8 गया 4 हो गया। तो 326 और 284 के बीच का अगर आप अंतर देखें तो क्या यही आना चाहिए, 4 और 2 6 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 2 और 1 3, कितने का अंतर आया, 42 का। इसी तरीके से इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाना और बताओ क्या इसमें आंसर बनना चाहिए। चलिए आगे अगर इन चीजों को सॉल्व करें तो देखो फिर आगे इन दो के बीच का अंतर देखो कितना आएगा, 284 और 225 के बीच का अंतर निकालो फटाफट, कितना आना चाहिए। देखो यहां जो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो 14 में से 5 गया 9, यहां पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5, तो यहां कितना बचा 59 बचा। यानी 284 में से अगर आप 59 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 225। नेक्स्ट आगे सॉल्व करें, 225 और 148 के बीच का अंतर, 15 में से 8 गया 7, यहां 11, 11 में से 4 गया 7, कितना बचा आपके पास 77। क्या ये चीजें सही हैं, 8 और 7 15, 4 और 7 11 और 1 12, 1 और 1 2, 9 और 5 14, 9 5 और 2 7 और 1 8, ये बना आपके पास। अब आगे भी अगर आप देखें तो 26, 42, 59, 77। अब इन दो के बीच का अंतर देखते हैं कि 26 और 42 के बीच में कितने का अंतर है। अगर अब आप माइनस साइन को फोकस मत करना, आप केवल देखो 26 और 42 का अंतर कितना आएगा, तो देखो 12 में से 6 गया 6, यहां पे 3, 3 में से 2 गया 1, 16 का अंतर आया। इन दो नंबरों के बीच में देखते हैं कितने का अंतर आया, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 4 गया 1, कितने का आया 17 का। देखो 7 और दोनों इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखना, 17, कितना बचेगा, 17 में से 9 गया 8, यहां पे कितना आपके पास 6, 6 में से 5 गया 1, तो क्या आया 16, 17, 18, 16, 17, 18। यानी अगले में हमें क्या करना पड़ेगा 19 करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब हमने देखा 26 में हमने 16 जोड़ा तो 42 आया, 42 में 17 ऐड किया 59 आया, 59 में 18 ऐड किया तो 77 आया। यानी 77 में हम कितना ऐड करेंगे ना, तो कितना आएगा 9 और 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 96 आया। फिर क्या हुआ, जब आपने 352 में से 26 को कम किया तो 326 आया, 326 में से कितना कम किया 42, तो ये, यानी अगला क्या होगा, मुझे क्या करना होगा 148 में से कितना कम करना होगा ये, और जब मैं कम करूंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें यूनिट डिजिट केवल 2 है, तो वो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो यह जो प्रश्न था नंबर सीरीज का, आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3। और इसमें जो लॉजिक लगेगा वो डबल डिफरेंस पर आपका आधारित था, तो ये डबल डिफरेंस से बन जाएगा। बस आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास पूछा गया है ये फिर एनालॉजी से, और आप इन चीजों को भली भांति से जानते हैं कि अब आपने यहां करना क्या है। इन सेट में कोई रिलेशन है तो आप इन सेट का रिलेशन आइडेंटिफाई कीजिएगा, फिर उनसे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया वही आपका सही आंसर होगा। तो ट्राई कीजिएगा इसको, और इसमें कितना आंसर बन रहा है। कोशिश करना इसको कम से कम समय में ऐसा हो कि आंसर हमारा बन जाए। लगाएगा इसको, चलिए समझते हैं अब इस प्रश्न में आपका क्या लॉजिक बनना चाहिए या फिर कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, कैसा बनेगा उसको एक बार समझते हैं। देखो अगर आप पहले सेट को देखें तो पहले सेट में आपके पास जो नंबर हैं वो दिया गया 13, 14 और 54, और हमें पता है अगर आप 13 में कितना ऐड करेंगे 14, तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा यहां 27। यानी जब आपने 13 और 14 को ऐड किया तो कितना मिला 27, और 27 का अगर आप 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 54। यहां भी क्या पता चला 15 और 18 को ऐड करना कितना मिलेगा 33, 33 का डबल करना 66, तो क्या पता चला आपको
फर्स्ट नंबर में ऐड करना है सेकंड नंबर को और इन दोनों का क्या कर देना है 2 गुना, वही आपको कौन सा नंबर मिलेगा, फिर मिलेगा आपको थर्ड नंबर। तो देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड कर रहा है। 5 और 7 12, 12 का अगर आप डबल करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, नहीं है। 9 और 3 12, 2 का डबल करेंगे 4 मिल रहा है। अब इसको आप कर भी लेना, 19 और 3 होगा आपके पास 22, 22 और 10 32, और 32 का 2 गुना कितना होता है 64। तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वह कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर से आपके पास एक नंबर सीरीज का है। एक बार आप नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर आपने यह आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे लास्ट में कौन सा आपके पास नंबर आना चाहिए। देखो साथ साथ में प्रश्न को बनाते जाओगे तो सही रहेगा। चीज़ों को एक बार कोशिश जरूर करना कि किस तरीके से ही आएंगी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास यही इसी तरीके के लगभग प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगर आप नंबर को आइडेंटिफाई करें तो नंबर आपके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो पहले इन 2 नंबरों के बीच का गैप देखते हैं कि कितने का गैप आ रहा है। तो देखो 14 में से 9 गया 5, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, तो कितने का अंतर आया 35 का। यानी जब आप इसमें 35 ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए। इन 2 नंबर को देखो, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, तो यहां भी कितने का अंतर आया 35। अब इन 2 को देखते हैं यहां कितने का अंतर आ रहा है। अगर आप यहां देखें तो 14 में से 9 गया, देखो 54, 54 में से 9 गया, आपके पास कितना बनना चाहिए 46, ठीक है, 46 नहीं, 14 में से 9 गया 5, 45 आएगा यहाँ पे 45, ठीक है, क्योंकि आपका 309 में अगर आप 9 में 45 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54। आगे देखना, इन 2 को देखना, इन 2 में कितने का अंतर आ रहा है 354 और 399 में। तो देखो 9 में से 4 गया 5, ठीक है, यहाँ पे कितना 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ भी कितना आया 45, 45। यानी पहले 2 नंबरों के बीच का 35, पहले 2 नंबरों के बीच का 35, अगले 2 का 45, अगले 2 का 45। फिर यहां देखना 45, 45 आया। अब 399 और 54 को देखो तो यहां फिर कितने का आएगा 54 और 1 55, यहाँ कितने का आएगा 55, यानी अगले में भी कितने का आना चाहिए 55, यानी 454 में आपको कितना ऐड करना है 55। तो जब यूनिट डिजिट से देखेंगे तो लास्ट में आया 9, 4 और 5 9, फिर देखिए 5 और 5 10, और 4 और 1 5। तो कौन सा नंबर आपको यहाँ पे मिला देखने को, इसको सही एक बार मार्किंग कर लेते हैं 509। तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास आंसर होगा वो होगा कौन सा, इसको मार्किंग कर लेता हूं 509, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थर्ड, इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। और लॉजिक क्या पता लगा, पहले 2 नंबरों के बीच का अंतर 35, अगले 2 का 35, 45 45, यहां इन 2 नंबरों के बीच का 55 आया, तो अगले में भी कितने आएगा 55 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास दिया गया, अगला क्वेश्चन है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग से, और कोडिंग डिकोडिंग में क्या पूछा गया है, नंबर कोडिंग का है। एक बार 30 सेकंड तक क्वेश्चन को देखिएगा, लगाने की कोशिश करना किस तरीके से आपके पास बन रहा है। क्वेश्चन को साथ साथ में बनाते जरूर जाना, तभी बेनिफिट मिलेगा। क्या कहा इसने, एक वर्ड दिया गया उसका कोडिंग दिया गया, एक और शब्द दिया गया उसका कोडिंग दिया गया, और आपको इसका पूछा गया। अगर आप देखें इसमें तो जितना बड़ा नंबर है आपके पास, ये नंबर ऑफ वर्ड्स देखें अगर आप इसमें, या नंबर ऑफ लेटर देखें या लेटर को देखें, अगर इनकी लेटर, आपको पता है कि जो नंबर कोडिंग यूज होता है तो नंबर कोडिंग में हमेशा जो 90% क्वेश्चन होते हैं आपका लेटर पोजीशन से होता है, कि वो अल्फाबेटिकल आपके पास क्या क्या दिए गए उनको ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने से होगा। लेकिन अगर आप इसमें शब्दों को, इस शब्द में अगर आप लेटर्स को देखें तो बहुत ज्यादा है, वहां से 36 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा नंबर आपके पास नहीं आएगा। तो लॉजिक देखें इसमें, अगर आप नंबर ऑफ लेटर को काउंट करें 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 6, और अगर 6 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करता हूं तो कितना आया 36। इसमें देखना नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 4 हैं, और 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा 24। यानी लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक चल रहा है आपका नंबर ऑफ लेटर्स
इंटू 6। किसी भी शब्द में जितने लेटर हैं उनको 6 से गुणा कर दो, आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ लेटर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 की मल्टीप्लाई जब मैं 6 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर ऑप्शन बी यानी 54। तो ये था आपका इस वाले प्रश्न के लिए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है मिरर इमेज से। एक बार इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिएगा, फिर देखना क्या आंसर बन रहा है। चलिए देखते हैं। देखो आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया है और ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। आपको पता है मिरर की खासियत, जो मिरर के नजदीक होता है वही आपके पास एज इट इज बनता है। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये वाले का जब मिरर इमेज बनेगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिरर दिखना, इमेज में इस तरीके से इधर से नॉब से स्टार्ट होनी चाहिए। नॉब से स्टार्ट कहाँ नहीं है? तीसरे में नहीं है, तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अगला आप अगर ये देखें कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको किस तरीके से, देखो इसके अंदर का इमेज देखो, ये वाला, ये जो यहाँ पे एलिमेंट दिया गया, ये एलिमेंट कभी भी आपका पहले की तरह नहीं होगा, तो आपका पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब आपके पास बचा 2 और 4। 2 और 4 में अगर आप चीजों को समझिएगा तो ध्यान से देखना। इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल पूरा का पूरा डार्क है, और आपको देखो ये ट्रायंगल डार्क नहीं दिया गया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है यही आपका क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2, और उसको आपने किस तरीके से ऑब्जर्व करना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में केवल आपको सिंबल को एक्सचेंज करने हैं और फिर बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। तो केवल आप सिंबल को रोटेट करना, और रोटेट किस तरीके से करना है, क्योंकि उसने कहा प्लस का मतलब माइनस है, तो चलिए माइनस का मतलब इनटू है तो माइनस की जगह इनटू रख देते हैं। फिर कहा उसने डिवाइड, इनटू का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब प्लस है, तो चलो डिवाइड का मतलब प्लस आया। इनटू का मतलब क्या दिया गया? इनटू मींस डिवाइड, तो इनटू का मतलब डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। प्लस का मतलब आपको माइनस दिया हुआ है, तो ये हम बड़ा सिंपल सा कर लेंगे। आप केवल बॉड मास के रूल को फॉलो करते हैं, वो चीजें अगर हम बनाएं तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 36 इंटू 5 प्लस, अब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके यहाँ पे कितना आएगा? 40 आएगा, माइनस 17। अब इनको एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। 36 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 180 प्लस 40 में से अगर आप 17 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? फटाफट बताइएगा। देखो बॉड मास की चीजों को लेके जरूर चलना, वरना फिर क्वेश्चन आपका क्या होगा? गलत होगा। तो यहां आपके पास कितना बचेगा? 23 बचेगा, और जब 23 बचेगा तो 180 में जब हम 23 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा? 203। तो इसके लिए जो आपके पास सही आंसर होना चाहिए वो बनेगा ऑप्शन 4। बड़ा आसान था, 10-15 सेकंड में ये क्वेश्चन भी आपका हो जाना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले सीक्वेंस में। अगला सीक्वेंस आपको पास क्या दिया गया? अगला है आपके पास क्लासिफिकेशन से, और क्लासिफिकेशन में इसने ये कहा आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से जो 3 हैं वो किसी न किसी तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और आपको ये बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। तो आपको पता है जब भी क्लासिफिकेशन में लेटर बेस्ड आएगा तो सबसे बढ़िया तरीका है इनकी लेटर पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए गैप को चेक कर लीजिएगा। और अगर आप गैप को चेक करेंगे तो आपको पता है एस का जो लेटर पोजीशन होता है वो 19 होता है, और वी का कितना होता है? 22। देखो एस का कितना हुआ? 19, वी का कितना हुआ? 22। पहले दो को चेक किया। 19 और 22 में अगर आप देखें तो कितने का अंतर है? +3 का। पी आपका 16 होता है, एस 19 होता है, यहां भी कितने का अंतर है? +3 का। जी आपका 7 होता है और टी कितना होता है? 20। क्या 7 और 20 में भी +3 का अंतर है? नहीं, इसमें +3 का अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन 3 है यही आपका इस प्रश्न के लिए सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अंतर क्या आया? जब हमने पहले और दूसरे ऑप्शन के पहले 2 एलिमेंट को चेक किया, जो पहले 2 लेटर है तो उनकी लेटर पोजीशन के बीच में 3 का डिफरेंस था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो फिर इस वाले को चेक नहीं करना, आपके पास 100% आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3।
तो इसमें ये आपका इस तरीके से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो नंबर कोडिंग का, और नंबर कोडिंग में भी बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें पता है कि ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है। अब आपको एक सिंगल लेटर का कोड पूछा गया कि बताओ ई के लिए कोड क्या होगा, और ये चीजें आपको पता है जब भी सिंगल लेटर का पूछा जाए तो यहां आपका कॉमन टर्म से ही चीजों को बनाना होता है। किस तरीके से, अगर आप देखें FIRE का कोड कितना दिया गया आपको 7391, उसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक और शब्द दिया गया एज्ड, AGED, और इसका जो कोड है वो 8247। थर्ड अगर आप अगले उसमें जाएं तो फायर का दिया, एज्ड का दिया, पूछा गया ई का कोड क्या होगा। अब ई का कोड के लिए आपको पता है कि ई का कोड वही होगा जहां ये दोनों में कॉमन हो। अब अगर आप देखें ई ऊपर भी कॉमन है, नीचे की तरफ भी कॉमन है, क्या ई के साथ कोई और कॉमन है? नहीं। तो बताओ यहां ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों जगह कॉमन है? तो कौन सा है? 7। तो फिर इस प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर बनना चाहिए, नहीं ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड होगा आपके पास ऑप्शन थर्ड यानी 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है एक बार इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास फिर से एक नंबर सीरीज का है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है, एक बार ट्राई कीजिएगा कम से कम समय में कितना बनता है आपके पास, इसको लगाना एक बार। चलिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो कैसे लगेगा, देखो नंबरों के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो 25 और 26 का जो गैप है वो कितने का है? 1 का। 26 और 28 के बीच का जो गैप है वो 2 का है। 28 और 32 के बीच का जो गैप है वो 4 का है। 32 और 40 के बीच का जो गैप है वो कितने का है? 8 का। अब क्या देखा, 1 का 2 गुना कितना होता है? 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, यानी 8 का 2 गुना कितना होना चाहिए? 16। यानी जब हमने 25 में 1 को ऐड किया तो 26 आया, 26 में 2 को ऐड किया तो 28 आया। इसका मतलब मुझे 40 में कितना ऐड करना है? 16। और जब आप 40 में 16 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा? 56। तो ये था आपका इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपको ये दिया गया है कि यहां आपके पास जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है। और अगर आपको बाकी सबसे अलग निकालना है तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख पता है कि यहां हमें केवल लेटर पोजीशन का ही यूज करना है। तो देख लेते हैं कौन से उसमें डिफरेंस आता है। तो देखिए टी का 20 होता है, एम का 13 होता है, और 20 और 13 में देखें तो 7 का अंतर होता है। केवल पहले दो को देखा, पहले दो को देखो, ये V होता है आपके पास 22, O होता है 15, 22 से 15 में भी कितने का अंतर आता है? -7 का। ये आपके पास W है, W का मतलब 23, N का मतलब 14, और जब आप 23 और 14 को देखते हैं तो क्या ये 7 का अंतर आएगा? नहीं, ये 7 का अंतर नहीं आएगा। यहां अंतर आपके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इसमें डिफरेंस को देखें तो यही वाला आपके पास आंसर होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि आपके पास जो यहां डिफरेंस है वो -7 का नहीं है। तो फिर आगे वाला ऑप्शन चेक नहीं करना। इस प्रश्न के लिए जो आपके पास सही आंसर होगा कि इन नंबर्स में या इन लेटर्स में कौन सा ऐड होगा, तो वो ऑड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि इसमें अगर हम पहले दो एलिमेंट के बीच का अंतर देखें, टी और एम का -7, इसके भी पहले दो का -7, लेकिन इसमें -7 नहीं है, तो इस वजह से यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कोडेड ब्लड रिलेशन से, और कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या पूछा गया? पूछा ये गया बताओ हाउ इज ए रिलेटेड टू आर, आर ने ए को क्या कहना है। देखिएगा एक बार इसको। चलिए प्रश्न आपने भली भांति देखा, चीजों को लगा आपको बड़ा आसान है, तो फिर बहुत जल्दी इसका आंसर किस तरीके से बनेगा? माइनस, माइनस का मतलब है डी इज द हस्बैंड ऑफ जी, माइनस का मतलब है हस्बैंड, यानी ए जो है आपके पास, ए जो है हस्बैंड होगा, किसका हस्बैंड होगा? जी का। आगे देखें, ये इसको क्यू लिखा गया तो फिर क्यू करते हैं, ए हस्बैंड होगा किसका? क्यू का, तो इसको ऐसे लिखिएगा, ए जो है हस्बैंड है क्यू का, तो क्यू का जेंडर फीमेल। क्यू और बी में देखें स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है मदर, यानी कौन किसकी मदर? क्यू मदर होगी किसकी? बी की, तो यहां पे बी आएगा।
अगला देखिए एट द रेट। एट द रेट का मतलब आपको दिया गया फादर, कौन किसका फादर, बी पिता होगा, किसका पिता होगा, बी, बी पिता होगा आर का, तो आर सबसे नीचे की जनरेशन में आ जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया, हाउ इज द ए रिलेटेड टू आर, आर ने ए को क्या कहना है, तो देखो आर और ए का क्या रिलेशन है, ए जो है आर के पिता का पिता है, ए कौन है, आर के फादर का फादर। तो इस प्रश्न के लिए फिर आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 4 आना चाहिए, कि जैसे कहा गया था ए आर से किस प्रकार संबंधित है, या फिर आर ने ए को क्या कहना है, तो वो क्या हो जाएंगे, फादर्स के फादर। तो फिर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यानी फादर्स फादर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है स्लॉक्स का, बहुत ही आसान होता है। किस तरीके से ये बनेगा एक बार ट्राई लगाना। सम एलिफेंट्स आर फिशेस, कुछ एलिफेंट्स क्या हैं आपके पास, फिशेस हैं, तो ये लगाया। नो फिश इज टाइगर, कोई भी फिश क्या नहीं है, टाइगर नहीं है। ऑल डियर आर टाइगर, जितने भी डियर हैं वो किसके अंदर हैं, टाइगर के अंदर। डायग्राम ऐसे बनेगा। पहला सम एलिफेंट्स आर डियर, कुछ एलिफेंट्स डियर हैं, तो एलिफेंट्स और डियर में पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा, इस वजह से पहला वाला गलत। दूसरा नो एलिफेंट इज अ टाइगर, कोई भी एलिफेंट टाइगर में नहीं जाएगा, तो एलिफेंट और टाइगर में नो का रिलेशन नहीं है, डाउटफुल हो जाएगा, दूसरा भी गलत। नो डियर इज फिश, कोई भी डियर फिश में नहीं जाएगा, तो ये थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा डियर टाइगर में है, टाइगर का मना है फिश में नहीं जाना चाहिए। अगर टाइगर फिश में नहीं जाएगा तो डियर भी नहीं जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए फिर इस प्रश्न के लिए, ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा ही आपका अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन आपके पास नंबर सीरीज का है। एक बार इसको ट्राई करना कि क्या आपके पास आंसर बन रहा है। 30 सेकंड का आपके पास समय है, तो देखो एक बार इसको। अब जब आप नंबर को विजुलाइज करेंगे तो नंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होता है हम गैप को देंगे कि गैप कितने का आएगा। तो देखो गैप कितने का आएगा, इन दो नंबरों के बीच में कितने का गैप आएगा, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 34 का। फिर अगले दो नंबर के बीच का गैप देखते हैं, 8 में से 5 गया आपके पास 3 आएगा, और 13 में से 9 गया 4, अगले में कितने का डिफरेंस आया, 43 का। ठीक है, देखते रहना। अगले जो दो नंबर हैं इनके बीच में कितने का गैप आएगा, तो ये आएगा आपका, ये बचेगा 9, क्योंकि अगर आप 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 8, 8 में से 3 गया 5, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। 9 देखो 8 और 8 16 1 17, 3 और 5 8 और 1 9। ठीक है, इन दो नंबरों के बीच का गैप देखते हैं। इन दो नंबरों के बीच में अगर आप गैप देखें तो कितना आएगा, 9 में से 7 गया कितना आया 2, और 17 में से 9 गया, ऐसी आएगा, क्रॉस चेक कर लेना। 7 और 2 9, 8 8 16 1 17, 1 और 1 2 82। अब देखते हैं यहां क्या बन रहा है। अब आगे जाएं तो देखो यहां कितने का अंतर आना चाहिए, 9 का अंतर। यहां कितने का अंतर आया, तो यहां बनेगा आपके पास 9 और 7 16 का अंतर। यहां देखो कितने का अंतर आएगा, 12 में से 9 गया 3, और यहां पे रहा 7, 7 में से 5 गया 2। अभी भी कुछ आया समझ में, देखो एक और गैप निकालेंगे इसमें। अगर आप एक और गैप निकालते हैं तो फिर समझना, 9 और 16 का अंतर 7, 16 और 23 का अंतर 7, तो यहां जाके आइडेंटिफाई हुआ। आगे देखो और 7, तो 9 में 7 जोड़ा 16, 23 में 7 जोड़ा 30, जब आपने 34 में 9 जोड़ा 43, यानी 82 में अगर आप 30 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 8 और 3 11। अगली बार क्या करना होगा, जब हमने 61 में 34 ऐड किया तो 95 आया, इसका मतलब अब आपको 279 में कितना ऐड करना है, 112, तो कितना आएगा 9 और 2 11, 7 और 8 1 9, 2 और 1 3, तो फिर 391 आया। और 391 आपको कहां पे मिला, लास्ट ऑप्शन में। और यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, लॉजिक ये लगा कि आपको नंबर के डिफरेंस का डिफरेंस करना था, तो 1 2 3 ट्रिपल डिफरेंस, जब 3 बार डिफरेंस किया तो तब जाके आपको लॉजिक आइडेंटिफाई हुआ। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन 4 बनेगा, यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर कितना होना चाहिए, 391। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का, यहां भी आपका सिंबल नोटेशन ही दिया गया और कहा गया अगर आप इस सिंबल की जगह ये सिंबल रखते हैं तो फिर आपके पास
सही आंसर क्या आना चाहिए? 61 यहां पे दिया गया। अच्छा देखो, डिवाइड का जो मतलब है, डिवाइड का मतलब दिया गया प्लस, तो यहां पे क्या रख देंगे? प्लस। इनटू का मतलब क्या है? इनटू का अर्थ डिवाइड है, तो इनटू का अर्थ डिवाइड रख देते हैं। माइनस, माइनस का जो मतलब है वो इनटू है, तो माइनस की जगह इनटू रख दो। प्लस का जो मतलब है वो माइनस है, प्लस की जगह माइनस रख लो। अब कितना आएगा आपके पास आंसर? 61 प्लस 3 का डिवाइड करो 3, ठीक है, फिर क्या है? इनटू 8 माइनस 5। आगे क्या आएगा? 61 प्लस 8 तिया 24 माइनस 5। 61 प्लस 24 में से 5 गया 19। तो फिर आंसर क्या आएगा आपके पास? आपके पास आंसर आएगा कितना? 80। तो पहले ही जो ऑप्शन है आपका इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। यानी जब आप 61 और 19 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलना चाहिए? 80 मिलना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है सिलोजिज्म से। बहुत ही आसान है। किस तरीके से करेंगे? सम रैट आर मैट। कुछ रैट क्या हैं आपके? मैट हैं। और जितने भी मैट हैं ऑल मैट आर आंट। ये आंट दिया गया। पहला, सम रैट्स आर आंट। कुछ रैट आंट्स हैं, तो पहला वाला क्या होगा? सही, कि उस रैट और आंट के बीच में सम का रिलेशन। सम आंट्स आर मैट, कुछ आंट्स मैट है, तो ये भी क्या होगा आपका? सही होगा। तो यानी इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो। बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, यानी दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम क्वेश्चन आपको पास क्या पूछा गया? अगला अंतिम है आपके पास एक क्वेश्चन है क्यूब का, डाइस का। और डाइस में से भी कौन सी डाइस का है? ये ओपन डाइस का। और आपको क्या पूछा गया ओपन डाइस में? कि जब आप इस डाइस को क्लोज करेंगे तो क्या पूछा गया? एक के अपोजिट आपने बताना है 1 के अपोजिट कौन सा आएगा। और आपको पता है कि ओपन डाइस में क्या कॉन्सेप्ट चलता है? कॉन्सेप्ट ये चलता है एवरी अल्टरनेट सर्फेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर। हर एक एकांतर क्रम में जो सतह होती है वो दूसरे के अपोजिट। यानी 4 के अपोजिट आपको हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा? 6। 6 के अपोजिट में 4। 2 के अपोजिट में हमेशा कौन सा मिलेगा? 1। 1 के अपोजिट में 2। 5 के विपरीत क्या मिलेगा? 3। 3 के अपोजिट क्या मिलेगा? 5। और इसने क्या पूछा था? 1 के अपोजिट क्या होगा? तो 1 के अपोजिट क्या आना चाहिए? 2। और 2 कहां पे दिया गया आपके पास? 2 दिया गया है ऑप्शन 4 में। ठीक है, तो ये थे आपके आज की क्लास के पहले 25 क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, और किस तरीके से चीजें देखनी थी वो आज यहाँ पे देखा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप साथ साथ में जरूर लगाते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।